हे चिर महान हिंदी कविता की अमिट शान, भारत की अस्मिता के प्रमाण, हम सबके गौरव स्वाभिमान, शत 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 चरणों में शत 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 प्रणाम। नमस्कार, मैं हूं जूली। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश साहित्यकार बिहार में। आज 24 अप्रैल है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की आज 49वीं पुण्यतिथि है। दिनकर वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं। उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी पढ़ाई, उनका साहित्य, राजनीतिक करियर, इन सब के बारे में ना जाने कितना कुछ कहा गया है। पर आज हम आपको दिनकर के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी देखी सुनी नहीं होंगी। साल 1956 की बात है। दिनकर ने अपनी किताब संस्कृति के 4 अध्याय पूरी कर ली थी। वे चाहते थे कि इस किताब की भूमिका प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लिखें, पर नेहरू इतनी मोटी किताब देखकर ही झिझकने लगे। नेहरू कहने लगे, अरे दिनकर, मैं कहाँ इतना मोटा ग्रंथ पढ़ पाऊंगा और उसकी भूमिका लिखूंगा। दिनकर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देखिए पंडित जी, इस पुस्तक में ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप सहमत ना हो, और जहाँ मतभेद की गुंजाइश है वहाँ मैं ध्वज लगा देता हूँ। आप अगर केवल उन अंशों को पढ़ लें और उन्हें अप्रूव कर दें तो आप इसकी भूमिका लिख सकते हैं। दिनकर का जवाब सुनकर पंडित जी ने पास ही खड़े एक व्यक्ति से कहा, देखो ना, ये दिनकर भी कितना जुल्म करता है मुझ पर। ठीक है, मैं लिख दूंगा भूमिका। दिनकर ने अपनी बात मनवाने की खुशी जाहिर करते हुए कहा, मैंने आपके कमरे में इसकी एक कॉपी रखवा दी है ताकि आप सोने से पहले या जब भी समय मिले उसे पढ़ लें। दिनकर की जिद के आगे नेहरू को झुकना पड़ा और उन्होंने वो मोटा ग्रंथ पढ़ा भी और उसकी लंबी चौड़ी भूमिका भी लिखी, जो कि संस्कृति के 4 अध्याय में छपी हुई है। दिनकर के बेटे रामसेवक सिंह का कम उम्र में ही निधन हो गया। घर के सभी सदस्य परेशान रहते थे। इसी बीच इंदिरा गांधी दिनकर से मिलने उनके घर पहुंची, पर दिनकर को नींद का इंजेक्शन देकर सुलाया गया था, इसलिए मुलाकात न हो सकी। बाद में पीएम आवास से इंदिरा गांधी ने कॉल करवाया। कॉल उनकी बहू ने उठाया, जो अपना सुहाग गुजरने के गम में डूबी हुई थी। दिनकर घर पर नहीं थे, सो उन्होंने कहा कि वो बाद में उन्हें कॉल के बारे में बता देंगी, पर वो ये बात बताना भूल गई। इसके बाद भी 2 बार कॉल आए और वो फिर दिनकर को बताना भूल गई। एक बार यूं हुआ कि पीएम आवास से कॉल आया। दिनकर ने खुद ही कॉल उठाया तो पता चला कि इससे पहले कई बार कॉल आ चुके हैं। दिनकर ने पूछा, क्या पीएम आवास से मेरे लिए फोन आया था? दिनकर की बहू को अचानक याद आया कि वो उन्हें फोन के बारे में बताना भूल गई हैं। वो सहम गई कि कहीं दिनकर उन्हें डांट न दें, पर दिनकर ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ टेलीफोन के पास एक डायरी रख देता हूँ। अगर अगली बार से किसी का फोन आए तो आप इसमें नोट कर दें, मैं खुद ही देख लिया करूँगा। इतने विनम्र थे हमारे दिनकर। दिनकर अपनी रचनाओं में तो पूरे ब्रह्मांड को समेट लेते थे, पर स्वभाव से वो बहुत ही कम में संतोष कर लेने वाले व्यक्ति थे। 1972 का साल था। देवकांत बरुआ बिहार के राज्यपाल थे। पटना के राजेंद्र नगर इलाके में सस्ते दर पर एक प्लॉट मिल रहा था। बरुआ साहब ने दिनकर से कहा, देखिए, जमीन की नीलामी हो रही है, इतने सस्ते में फिर ना मिलेगी। ये जमीन आप ले लीजिए। पर मैं जमीन लेकर क्या करूंगा? मेरे पास 2 मकान हैं और मेरे 2 बेटे हैं। मुझे जमीन की जरूरत नहीं, ना ही जमीन खरीदने के पैसे हैं। पैसे की चिंता आप मत करिए, आप इंस्टॉलमेंट में पैसे भरते रहिएगा, लंबा समय मिलेगा। दिनकर ने फिर भी जमीन खरीदने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, ज्यादा संपत्ति होने से वाद विवाद की गुंजाइश भी बढ़ जाती है, जितना कम हो उतना अच्छा। राज्यसभा में सांसद रहते दिनकर ने हिंदी भाषा के उत्थान के लिए बहुत काम किया और इस दौरान कई लोगों से उनकी मित्रता भी बढ़ी, जिनमें मैथिली शरण गुप्त उनके सबसे करीबी रहे। दिनकर उन्हें प्यार से दद्दा बुलाते थे। मैथिली शरण जी के प्रति अपने दुलार का जिक्र करते हुए रामधारी सिंह दिनकर एक रोचक प्रसंग का उल्लेख करते हैं। वे लिखते हैं, मैथिली शरण जी के सामने दुलार छितराने का मेरा एक तरीका ये था कि संसद के केंद्रीय हॉल में मैं उन्हीं से कॉफी पीता था जिसमें दद्दा को 4 आने से लेकर 1 रुपये तक का खर्च बैठता था। एक दिन ऐसा हुआ कि दद्दा कॉफी पिलाने से मुकरने लगे और दिनकर इसरार करते हुए उनसे अपनी कॉफी की चवन्नी मांगने लगे। इतने में किसी ओर से राजर्षि टंडन जी आ गए। दिनकर की जिद उन्होंने सुन ली। फिर क्या था, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि चलो
आज कॉफी तुम्हें मैं पिलाता हूँ। दिनकर अड़ गए। उन्होंने विनम्रता से इनकार करते हुए कहा, नहीं बाबूजी, मुझे तो दद्दा वाली कॉफी चाहिए, और आज चूंकि उन पर सुम्पन सवार है, इसलिए आज तो उनकी कॉफी में और भी मजा आएगा। बात सुनकर राजर्षि टंडन जी को हंसी आ गई और मैथिली शरण जी भी हंसते हुए दिनकर को कॉफी पिलाने के लिए केंद्रीय हॉल में ले गए। दिनकर जितना प्रेम अपने देश से करते थे, उतना ही प्रेम उन्हें अपनी भाषा हिंदी से था। हिंदी का अपमान वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करते थे। देश में एक बार हिंदी भाषा को लेकर काफी बड़ी बहस छिड़ी। दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध किया जाने लगा। दिनकर इससे काफी दुखी थे। दिनकर का मानना था कि भारत में लोग चाहे जो भी भाषा बोले, पर हिंदी की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। एक बार तो उन्होंने ये तक कह दिया कि हिंदी का जो मजाक बनाया जा रहा है, वे लोग नेहरू जी की देखा देखी कर रहे हैं, क्योंकि पंडित नेहरू खुद अक्सर हिंदी भाषियों का मजाक उड़ा दिया करते थे। और उसी दौरान ऐसा हुआ था कि हिंदी की अवहेलना हो रही थी और साउथ में जो है हिंदी का काफ़ी तेज़ विरोध हुआ था। और दिनकर जी ने कहा कि दिनकर जी ने उसके बारे में कई बार भाषण दिया और हिंदी के जीनियस के साथ खिलवाड़ करना वो सही नहीं मानते थे कि ठीक है आप हिंदुस्तानी को माने या जो भी, लेकिन हिंदी भाषा का जो मूल स्वरूप है उसको आघात नहीं पहुंचाना है और हिंदी की गरिमा को बरकरार रखने की कोशिश में लगे रहते थे। तो उन्होंने एक बार ये भी कह दिया था कि ये जो हिंदी का मजाक उड़ाया जाता है ये इस कारण है क्योंकि पंडित जी के देखा देखी हिंदी की अवहेलना हो रही है, क्योंकि पंडित जी अक्सर ही हिंदी भाषियों का मजाक उड़ा देते हैं। दिनकर अपने समकालीन साहित्यकारों के साथ अक्सर हंसी मजाक करते रहते थे। ऐसे ही एक बार महान साहित्यकार और बिहार निवासी फणीश्वर नाथ रेणु के घर उन्हें लेने पहुंचे, जो दूसरी मंजिल पर रहते थे। दिनकर को हृदय संबंधी बीमारी थी, लिहाजा वो सीढ़ियां कम ही चढ़ते थे। जब रेणु अपने घर से बाहर आने में जरा देर करने लगे तो दिनकर ने नीचे से ही आवाज देकर कहा, अरे रेणु, अब श्रृंगार पटार छोड़ो और बाहर भी आओ। यहाँ राजेंद्र नगर में जब हम लोग 12 नंबर रोड में रहते थे और रेणु जी PRDA के फ्लैट्स में वहाँ गोल मार्केट पे रहते थे, सेकंड फ्लोर पे थे, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे रहते थे फ्लैट में। तो बाबा एक बार हम लोगों को लेके गए थे उनके घर और नीचे से ही, क्योंकि उनको हार्ट की बीमारी थी तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहते थे, अवॉइड करते थे। तो उन्होंने नीचे से ही कहा कि अरे रेणु कहाँ हो, नीचे आओ, अब श्रृंगार पटार छोड़ो, जरा नीचे आओ जल्दी। तो इस तरह की उनकी शब्दावली थी, वो चीज़ें बहुत सी याद आती हैं। दिनकर दद्दा यानी मैथिली शरण गुप्त के बेहद करीब थे, उनका आदर करते थे। दद्दा भी उनको बहुत मानते थे, पर जब से दिनकर ने रश्मि रथी लिखी, दोनों के रिश्तों में खटास आने लगी। दिनकर ने एक जगह उल्लेख किया है कि एक बार संसद में गुप्त जी ने दिनकर से कहा, तू एकदम चंडाल है। इतना सुनकर दिनकर भी क्रोध में आ गए। तिलमिलाए दिनकर ने कहा, ठीक है, आज से ये चंडाल इस बनिए को तंग नहीं करेगा। ये कहकर उन्होंने सदन में अपनी सीट बदलने का आवेदन दे दिया। उन्होंने कहा, दद्दा के पास जब भी मैं बैठता हूँ वे कोई न कोई नकारात्मक टिप्पणी करते हैं जिससे मुझे दुख पहुँचता है। आजकल पता नहीं उनको क्या हो गया है, कटु वचन अधिक बोलते हैं। रश्मि रथी में ही दिनकर ने जातिवाद के जहर की जमकर निंदा की है, शायद इसलिए भी क्योंकि वो खुद भी जातिवाद का दंश झेल रहे थे। अपनी कई चिट्ठियों और रचनाओं में दिनकर जातिवाद से व्यथित नजर आते हैं। वे जातिवादी नहीं थे, पर समाज का ताना बाना ऐसा था कि वो ना तो दूसरी जातियों में फिट बैठते थे और जातिवादी नहीं होने की वजह से अपनी जाति में भी छट जाते थे। दिनकर ने अपने एक पत्र में लिखा है, अब तुम जाति की सुविधा के बिना यहाँ न तो कोई दोस्त पा सकते हो, न प्रेमी, न प्रशंसक और न ही मददगार। जय हो यहाँ की राजनीति की, और सुधार कौन करे? जो खड़ा होगा उस पर एक अलग किस्म की बौछार होगी। वैसे तो दिनकर राज्यसभा सदस्य थे, सैलरी अच्छी खासी थी, इसके अलावा किताबों से जो कमाई होती थी वो अलग। फिर भी उनकी चिट्ठियों को पढ़कर ऐसा लगता है कि वो आजीवन पैसों की तंगी से जूझते रहे। 2 बेटियां, 6 भतीजियों और 2 पोतियों की शादी से दिनकर की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। हर विवाह में कर्ज लेना पड़ता, एक कर्ज अदा करते तब तक दूसरा आन पड़ता। लेकिन इसके बाद भी दिनकर को पैसे का मुंह नहीं था। उन्होंने मैट्रिक के दौरान मिली भूदेव पदक की राशि दान में दे दी।
संसद साहित्यकार पुरस्कार में मिली राशि भी दिनकर ने दान कर दी। सारी उम्र पैसे की तंगी झेलते रहे, पर ईमान को कभी डोलने नहीं दिया। दिनकर की कविताओं से उनकी छवि एक गंभीर व्यक्ति के रूप में उभर कर आती है, पर दिनकर बाहर से जितने कठोर दिखते थे, अंदर से वो उतने ही कोमल थे और भावुक थे। दिनकर अपनी एक पोती कल्याणी के विवाह के बाद अपनी डायरी में लिखते हैं, कल जब कल्लो से विदा लेने लगा, न वह रोई न मैं रोया। याद आया कि बबुनी जब जुदा हो रही थी तो बड़का दा के दलान में मैं छिपकर रोया था। दिनकर अपने जीवन काल में कई कवियों से मिले। शुरुआती दिनों में मैथिली शरण गुप्त और माखनलाल चतुर्वेदी से काफी प्रभावित हुए, पर बाद में मोहम्मद इकबाल और रविंद्रनाथ ठाकुर के विचारों के करीब जाते चले गए। जब उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया तो उन्होंने अपने भाषण में कहा, मेरे दो गुरु रहे हैं, मोहम्मद इकबाल और रविंद्रनाथ ठाकुर। दोनों ईश्वर पर परम श्रद्धा रखते थे, जिससे दिनकर काफी प्रभावित हुए। गुरु के तौर पे भी उन्होंने स्वीकार किया है कि मैथिली शरण जी और माखनलाल जी की कविताओं का प्रभाव मुझ पर पड़ा था। और उसके बाद, लेकिन बाद के दौर में जब भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार उनको मिला है, उसके बाद उन्होंने जो अपना भाषण दिया था उसमें कहा था कि मेरे दो गुरु रहे, एक तो सर मोहम्मद इकबाल और दूसरे गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद दिनकर एक बार जब अपने गांव सिमरिया से बाहर निकले, उसके बाद वो लौटकर कभी वापस नहीं गए। हाँ, कभी घूमने या दूसरे किसी काम से आना जाना होता था, पर दिनकर गांव के बाशिंदे नहीं बने। दिनकर को गांव से बहुत लगाव था, पर गांव के बिगड़ते माहौल को लेकर उनमें आक्रोश था। वे व्यथित थे। गांव में आपराधिक गतिविधियां काफी बढ़ गई थी, इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि वो अब गांव जाएंगे ही नहीं। लेकिन वो पूरी तरह गांव का त्याग भी नहीं कर सके। वे अक्सर अपने परिवार के लोगों के साथ गांव जाते थे। गांव में उनका पूरा परिवार ही रहता था। माँ रहती थी, और माँ दिनकर जी की, जब दिनकर जी गुजरे तो जीवित थी, और वो लगभग उनकी आयु 95 वर्ष की थी उस वक्त में। और ये तो गांव से लगाव तो उनको बहुत था, लेकिन उन दिनों ऐसा था कि कुछ आपराधिक गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इससे वो बहुत दुखी रहने लगे थे कि गांव के हालात ठीक नहीं है, वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो इसलिए नाराज़ होकर कहते थे कि जाओ, मैं अब गांव नहीं आऊँगा। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में दिनकर का खूब मन लगता था। ग्रेजुएशन के बाद वो एमए की पढ़ाई करना चाहते थे, पर उनकी ये इच्छा पूरी न हो सकी। जब उन्होंने एमए करने की बात अपने मित्रों के बीच उठाई, तब उनके इस विचार का विरोध किया जाता था। खासकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण इसके सख्त खिलाफ थे। जयप्रकाश नारायण को जब पता चला कि दिनकर एमए करने की सोच रहे हैं, तो उन्होंने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी रचनाएं एमए के कोर्स में पढ़ाई जाती हैं। जो बच्चे आपकी कविताओं को पढ़ते हैं, अगर आप उनके साथ जाकर बैठते हैं तो कैसा लगेगा? कम से कम उनका सम्मान करिए। आप एमए करने का विचार अपने मन से निकाल दें। दिनकर एमए तो नहीं कर सके, लेकिन उसके बाद उन्हें बिहार विश्वविद्यालय का विभागाध्यक्ष बनाया गया। आचार्य रजनीश, जिन्हें अब ओशो के नाम से जाना जाता है, वो दिनकर के मन को खूब भाते थे। दिनकर उनकी किताबें और उनके भाषण में काफी दिलचस्पी रखते थे। दिनकर ने तो उनकी तारीफ में ये तक कह दिया कि अगर आचार्य रजनीश साहित्यकार होते तो हिंदी साहित्य को उसके रविंद्रनाथ ठाकुर मिल जाते। 2-3 जगह ऐसा उल्लेख मिलता है कि ओशो आचार्य रजनीश जो हैं बड़े प्रतिभावान और उद्भट किस्म के साधक हैं, और उनका प्रवचन सुनने गया था और अच्छा लगा, या देखा सुना, इस तरह की चीज़ें 2-3 जगह उल्लेख है। या रजनीश जी की कोई किताब वो पढ़ रहे हैं और उसके कुछ अंश जो हैं, 1-2 पंक्तियां अगर उनको कुछ ऐसी अच्छी लगी हैं तो उसको उन्होंने उद्धृत किया है दिनकर की डायरी में। खाने में दिनकर को मीठा खूब पसंद था। मधुमेह से पीड़ित थे। डॉक्टर मीठा खाने से मना करते थे, पर जलेबियां देखकर दिनकर कभी भी खुद को रोक नहीं पाते थे। इसके अलावा उन्हें पुआ और ठेकुआ काफी पसंद था। शाम के वक्त दिनकर को भूंजा हुआ चूड़ा और चना खाने की आदत थी। शाम के वक्त में और सुबह चूड़ा का भूंजा, चूड़ा फ्राई किया हुआ और चना, ये नाश्ता करना चाहते थे। कॉर्नफ्लेक्स दूध लेते थे, तो इस तरह की चीज़ें उनको पसंद आती थी। लेकिन साथ ही साथ वो कम तेल मसाले वाली सब्जियां खाते थे, कद्दू, भिंडी और इस तरह की, और चपाती के साथ छेना खाते थे। ये सारी चीज़ें उनको पसंद आती थी। और पुआ और
ठेकुआ वगैरह मीठी चीज़ें उनकी खास कमज़ोरी थी। खासकर जलेबी उनको बहुत पसंद थी, और जब भी चांदनी चौक से दिल्ली में गुजरते थे तो उनको डॉक्टर ने मना किया हुआ था, मधुमेह के रोगी थे, फिर भी जलेबी खरीद ही लेते थे और हम लोगों को भी खिलाते थे और खुद भी खाते थे। दिनकर का मन आईने की तरह साफ था और उनका गुस्सा किसी बच्चे की तरह जितना जल्दी आता था उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाता था। तो उनका क्रोध या नाराज़गी चिरस्थायी नहीं होती थी, तात्कालिक होती थी कि क्षण भर को गुस्सा बहुत तेज आया और उस पर उन्होंने पत्र भी लिखे, कई जगह विरोध भी कर दिया, आलोचना भी कर दी और बाद में बिल्कुल पिघल जाते थे। दिनकर परिवार के बच्चों से बेहद प्यार करते थे, पर पढ़ाई लिखाई के मामले में बिल्कुल सख्त थे। उनके पोते अरविंद स्कूल जाने में अक्सर आनाकानी करते थे। हमेशा स्कूल का वक्त होते ही अरविंद की तबीयत बिगड़ने लगती थी। ऐसे ही एक बार स्कूल जाने से बचने के लिए वो पलंग के नीचे छुप गए। दिनकर उनके इस स्वभाव से तंग आ गए थे। उन्होंने अपनी छड़ी निकाली और गुस्से में कहा, कहाँ है अरविंद, आज तो तुम्हारी खैर नहीं। पहली बार अपने दादा को इतने गुस्से में देखकर अरविंद भी सहम गए। वो पलंग के नीचे से निकले और सीधा स्कूल के लिए तैयार हो गए। उसके बाद से उन्होंने कभी स्कूल न जाने की जिद नहीं की। दिनकर अपने परिवार पर प्राण छिड़कते थे, पर अनुशासन के मामले में बिल्कुल पक्के। एक बार की बात है, दिनकर की पोती ने फिल्म देखने की इच्छा जाहिर की। दिनकर ने तुरंत फिल्म की टिकट मंगवा दी। घर के सभी बच्चे फिल्म देखने गए, पर वापस लौटने में देर शाम हो गई। दिनकर को बच्चों की चिंता सताने लगी और गुस्सा भी उतना ही बढ़ने लगा। जब बच्चे घर लौटे तो देखा कि दिनकर हाथ में अपनी छड़ी लिए तेजी से बरामदे में कभी इधर तो कभी उधर जा रहे हैं। बच्चे उनके पास जाने में भी सहम रहे थे। अगले दिन बच्चों का बाबा के साथ बम्बई जाने का प्लान था। गुस्से में लाल पीले होते दिनकर बच्चों के सामने आए और क्रोध में बोले, अब कोई बम्बई नहीं जाएगा, बम्बई का कार्यक्रम रद्द। इतना कहकर दिनकर सीधे अपने कमरे में चले गए। दिनकर इस दुनिया से चले गए। साहित्य जगत को तो इससे बड़ा नुकसान हुआ ही, उनका परिवार भी उनकी विरासत को संजोने का हर तरह से प्रयास करता रहा है। दिनकर के पोते अरविंद ने उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक पुस्तक का संपादन किया है, जिसका नाम है कवि दिनकर, जिसमें उन्होंने दिनकर के समकालीन कवियों द्वारा दिनकर के लिए लिखी गई कविताओं का संग्रह किया है। अरविंद जी का दावा है कि ये किताब अपने तरह की पहली किताब है जिसमें एक कवि की जीवनी अलग अलग कवियों ने कविता के रूप में लिखी है। तो इस 49वें पुण्यतिथि पे मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि स्वरूप चंद पंक्तियाँ अपनी प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक तो ये है ज्योतिर्धर कवि दिनकर करके एक पुस्तक है जिसका संपादन मैंने किया है, और इसमें 65 कवियों की रचनाएं हैं जो दिनकर जी पे लिखी गई रचनाओं का संकलन है। और ये शायद हिंदी में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कवि को श्रद्धांजलि स्वरूप केवल कविताओं के द्वारा से श्रद्धांजलि दी गई हो और उनका संकलन एक जगह पर किया गया है। इसमें सब श्री गोपाल दास नीरज, बालकवि बैरागी, जोश मलियाबादी साहब का पहला शेर, हिंद में लाजवाब हैं दोनों, शायर इनकलाब हैं दोनों, देखने में अगरचे ज़र्रे हैं वाकई आफताब हैं दोनों, और इस तरह न जाने कितने ही महत्वपूर्ण कवियों की रचनाएं, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना और कई लोगों की रचनाएं संग्रहित हैं। तो ये है कि जब गीतकार मर गया चांद रोने आया, जब गीतकार मर गया चांद रोने आया, चांदनी मचलने लगी कफन बन जाने को, मल्यानिल ने शव को कंधों पर उठा लिया, वन ने भेजे चंदन शिखंड जलाने को। सूरज बोला वह बड़ी रोशनी वाला था, मैं भी न जिसे भर सका कभी उजियाली से, रंग दिया आदमी के भीतर की दुनिया को, इस गायक ने अपने गीतों की लाली से। बोला बूढ़ा आकाश ध्यान जब यह धरता, मुझ में यौवन का नया वेग जग जाता था, इसके चिंतन में डुबकी एक लगाते ही, तन कौन कहे मन भी मेरा रंग जाता था। योगी था बोला सत्य भागता मैं फिरता, यह जाल बढ़ाए हुए दौड़ता चलता था, जब जब लेता यह पकड़ और हंसने लगता, धोखा देकर मैं अपना रूप बदलता था। देवों ने कहा बड़ा सुख था इसके मन की, गहराई में डूबने और उतराने में, माया बोली में कई बार थी भूल गई,
अपने को गोपन भेद इसे बतलाने में। आवरण गिरा जगति की सीमा शेष हुई, अब पहुँच नहीं तुम तक इन हाहाकारों की। नीचे की धरती उजड़ गई, ऊपर कल से कुछ और चमक उठेगी सभा सितारों की।